लेटेस्ट सी कोलोरेक्टल पॉलिप्स एंड कैंसर। कोलेक्टर पॉलिप्स 4 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लामेटरी, हाइपरप्लास्टिक, हेमाटोमेटस एंड एडेनोमेटस। इन्फ्लामेटरी हाइपरप्लास्टिक देखते हैं। पहले इन्फ्लामेटरी में इट कैन बी एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो सूडो पॉलिप्स होते हैं वो प्रीमैलिग्नेंट नहीं होते, लेकिन इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज अल्सरेटिव कोलाइटिस वो खुद से इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यूसी मोर देन क्रॉन्स डिसीज। तो ये पॉलिप प्रेजेंट कैसे करेंगे इन रेक्टम? पेन होगा, ब्लडी डायरिया होगा, कोलोनोस्कोपी करेंगे, इम्प्लांट रेक्टल वॉल दिखेगा। अगर पॉलिप्स ट्रबल्स है में पेशेंट को तो इंडोस्कोपिक रिसेक्शन कर देंगे। तो ये पॉलिप्स और ये सूडो पॉलिप्स इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखते हैं हाइपरप्लास्टिक कोलोरेक्टल पॉलिप्स। सो इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोरेक्टल पॉलिप्स। तो यहाँ पे एपिथेलियल टर्नओवर कम हो जाएगा, यानी शेडिंग ऑफ सेल्स नहीं होंगी, दैट विल लीड टू द पाइलिंग अप ऑफ द गॉबलेट सेल्स। ये भी प्रीमैलिग्नेंट नहीं है, यूजुअली सी इन 6 to 7 डिकेड ऑफ लाइफ। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट हेमाटोमेटस कोलोरेक्टल पॉलिप्स। बहुत सारे प्रकार है, उसमें पहला सिंगल जुवेनाइल पॉलिप। कैंसर का रिस्क नहीं है। जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम, इसमें होता है SMAD4 जीन म्यूटेशन। मल्टीपल पॉलिप्स होते हैं 3 to 100। कैंसर का रिस्क होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। तीसरा है प्यूज जगर सिंड्रोम, 10 से 15 साल की उम्र में दिखता है। म्यूटेशन होता है STK11 एंड LKB1 जीन ऑन क्रोमोसोम 19, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो मल्टीपल हेमाटोमेटस पॉलिप्स होती है और आर्बोराइजिंग पैटर्न होता है ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथ का आर्बोराइजिंग पैटर्न है, ट्रीज एंड लीव्स कमिंग आउट ऑफ इट। पैथोग्नोमिक फीचर होता है पेरिओरल मेलानोसिस, ये पेरिओरल मेलानोसिस। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ प्यूज जगर सिंड्रोम होता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि जो पॉलिप होते हैं वो एक्ट एज अ लीड पॉइंट और जिससे वजह से इंटरसेप्शन होता है, तो उसका मैनेजमेंट होता है रिसेक्शन एनास्टोमोसिस। पॉलिप की मोस्ट कॉमन साइट होती है जेजुनम। कैंसर का रिस्क बढ़ता है, पैंक्रेटिक कैंसर का रिस्क 100 टाइम्स बढ़ता है। ऑल्सो इंक्रीजेस रिस्क ऑफ पेरिएम्पुलरी कैंसर, थायराइड कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। चौथा है काउडेन सिंड्रोम, उसकी ट्री के P10 जीन म्यूटेशन होता है ऑन क्रोमोसोम 10, P10-10, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मल्टीपल GI पॉलिप्स होते हैं लेकिन ये प्रीमैलिग्नेंट नहीं होते। स्किन लीजन्स होते हैं जैसे कि लाइपोमा, गैंग्लियन न्यूरोमास, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ थायराइड, ब्रेस्ट एंड यूटेराइन कैंसर। पांचवा है मेयर स्मिथ या बनियान रियल रुवालकाबा सिंड्रोम, इसमें भी मल्टीपल GI पॉलिप्स होते हैं लेकिन प्रीमैलिग्नेंट नहीं होते। मैक्रोसेफेली होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और पेनाइल पिगमेंटेशन होता है। सिक्स्थ इज क्रोनकाइट कैनाडा सिंड्रोम, इसमें भी मल्टीपल GI पॉलिप होते हैं, ये भी प्रीमैलिग्नेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ब्लीडिंग पर रेक्टम हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया होता है जैसे कि एलोपेशिया, कोलंकिया। अब देखते हैं एडेनोमेटस कोलोरेक्टल पॉलिप्स। इनकी होती है मैलिग्नेंट पोटेंशियल। 3 प्रकार के, एक ट्यूबुलर होता है, एक विलस होता है और ट्यूबुलर विलस। जो मैलिग्नेंट कन्वर्जन का रिस्क होता है दैट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ पॉलिप्स, इंक्रीजेस विद साइज ऑफ द पॉलिप्स। विलस में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबुलर, सेजाइल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेडुंकुलेटेड पॉलिप्स। अब रेक्टम में विलस पॉलिप्स है जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा, रिच इन बाइकार्बोनेट एंड सोडियम, जिसकी वजह से हाइपोनाइट्रेमिया होगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा जा रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा एंड हाइपोअल्बुमिनियम होगा। हैगिट क्लासिफिकेशन होता है जो बताता है मैलिग्नेंसी इन पॉलिप्स के बारे में। इट इज ओनली फॉर पेडुंकुलेटेड पॉलिप्स। और बाकी जो सेजाइल पॉलिप्स होते हैं वो सारे के सारे लेवल 4 में आ जाते हैं। इसमें लेवल 1 और 2 के लिए इंडोस्कोपिक रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। तो लेवल 0 होता है नॉन इन्वेजिव सेवर डिस्प्लेजिया होता है। लेवल 1 में यहाँ पे मस्कुलरिस म्यूकोसा को इन्वर्ट करते हैं लेकिन लिमिटेड होता है टू द हेड ऑफ द पॉलिप। तो लेवल 0 होता है नॉन इन्वेजिव, लेवल 1 होता है लिमिटेड टू द हेड ऑफ द पॉलिप। तो लेवल 2 में नेक तक लिमिटेड होता है और लेवल 3 में वही स्टॉक तक लिमिटेड होता है। लेवल 4 में वही इन्वेट करता है इनटू द सब म्यूकोसा बिलो द स्टॉक ऑफ अ पेडुंकुलेटेड पॉलिप। तो ये सारे लेवल्स है। जो सेजाइल पॉलिप्स होते हैं वो सारे लेवल 4 में आ जाते हैं। पॉलिप की सर्जरी देखते हैं, ट्रांस एनल सर्जरी फॉर रिसेक्शन ऑफ पॉलिप्स। तो ये सिग्माइडोस्कोप डाल दिया एनल कैनल से टू विजुअलाइज द लीजन, जिससे फिर लैप्रोस्कोप जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट जाएंगे, ये फुल थिकनेस एक्सीजन परफॉर्म किया जाता है। डिफेक्ट क्लोज करेंगे या ओपन रखेंगे अगर पेरिटियम ब्रीच नहीं हुआ है तो। फिर आता है एंडोस्कोपिक रिसेक्शन। पेडुंकुलेटेड पॉलिप में स्नेयर पॉलिपेक्टोमी करेंगे, वही सेजाइल पॉलिप में अगर मैलिग्नेंट नहीं है लेकिन सिम्टोमेटिक है तो इन्फ्लेट करेंगे लोकल। तो ये पॉलिप है, यहाँ पे लोकल दे देंगे तो अंडरलाइंग मसल लेयर से वो लिफ्ट अप हो जाएगा। लोकल और सलाइन डाल देंगे तो बाद में अपन डायथर्मी स्नेयर यूज कर सकते हैं, उससे कंप्लीट एक्सीजन हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, योगेस्टिन ने डिस्क्राइब किया था। इसमें कहा जाता है कि ग्रेजुअल एक्युमुलेशन करेंगे म्यूटेशन का तो ओवर टाइम उससे हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंसी। सो मेजोरिटी यानी कि 90% कोलोरेक्टल कैंसर इसी तरह से डेवलप होते हैं बाय एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। बाकी जो 10% कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं डेवलप बाय अल्टरनेट पाथवे, जिसमें म्यूटेशन होता है मिसमैच रिपेयर जीन MSH एंड MLH। तो ये वाला है पहले नॉर्मल एपिथेलियम, फर्स्ट हिट होगा उसमें एपीसी जीन म्यूटेशन हो जाएगा क्रोमोसोम 5 पे, उससे अर्ली एडेनोमा या डिस्प्लास्टिक क्लेफ्ट बनेंगे। फिर केरास का म्यूटेशन हो जाएगा तो इससे इंटरमीडिएट एडेनोमा बनेगा। बाद में SMAD4 और CDC4 का म्यूटेशन हो जाएगा जिससे लेट एडेनोमा बनेगा। फिर फाइनल लीड आता है P53 का, उससे कार्सिनोमा बन जाएगा। उसके लिए ट्रिक है AK53, पहले एपीसी फिर केरास फिर SMAD4 और बाद में P53 फाइनल लीड। नेक्स्ट कंडीशन है फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीसिस कोलाई सिंड्रोम, फैप सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एपीसी जीन म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम 5 जिसकी वजह से होता है। हॉलमार्क फीचर है 100 से ज्यादा एडेनोमेटस पॉलिप्स होंगे और उसकी रेक्टम मोस्ट कॉमन साइट है। फैप सिंड्रोम का एक वेरिएंट है एटेन्यूएटेड फैप, उसमें लेस देन 100 पॉलिप्स होंगे। 100% रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर होता है। क्लिनिकल फीचर में आएगा पेशेंट होगा ब्लीडिंग पर रेक्टम से, बॉयल हैबिट्स अल्टरेशन होंगे, पेन होगा, डायग्नोसिस करेंगे कोलोनोस्कोपी से, ऐसा दिखेगा। तो सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो फैप सिर्फ
लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो अपन टर्मिनल इलियम निकाल देंगे, इंटर कोलोन निकालेंगे, रेक्टम निकाल देंगे और फिर एनास्टोमस करेंगे जे शेप पाउच ऑफ इलियम विद द एनल कैनाल। तो उसे कहा गया टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी प्लस इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस। तो अल्सरेटिव कोलिटिस के लिए भी सेम सर्जरी है और उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है सर्जरी का पाउचाइटिस से, जो पाउच बनाया है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। मोस्ट कॉमन डेथ फॉलोइंग सर्जरी इज स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फैप सिंड्रोम के 2 और वेरिएंट है, गार्डनर सिंड्रोम एंड टर्कोट सिंड्रोम। तो गार्डनर सिंड्रोम में फीचर्स ऑफ फैप सिंड्रोम होंगे, सेबेसियस सिस्ट होंगे, ऑस्टियोमास होंगे, डेस्मोइड ट्यूमर होगा। डेस्मोइड ट्यूमर इज सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, यूजुअली डेवलप होता है स्कार पे। टर्कोट सिंड्रोम देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। फीचर ऑफ फैप सिंड्रोम होते हैं सीएनएस ट्यूमर होता है जिसमें मोस्ट कॉमन ग्लायोब्लास्टोमा होता है, वही चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन होता है मेडुलोब्लास्टोमा। फैप सिंड्रोम के पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के साथ अपन क्या करेंगे, उनमें जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे फॉलोड बाय जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। अगर एपीसी जीन म्यूटेटेड है तो स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे 10 ईयर्स ऑफ द एज। स्क्रीनिंग में अपन क्या करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे एनुअली। अगर पॉलिप है तो सर्जरी कर देंगे। तो पॉलिप यूजुअली डेवलप होता है 13 to 15 ईयर्स तक, लेकिन अगर 18 साल तक कोई पॉलिप्स नहीं आया देन द रिस्क ऑफ कैंसर इज सेम एज जनरल पॉपुलेशन, कोई भी ज्यादा इंक्रीज रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन है हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोनिक कैंसर सिंड्रोम, HNPCC। नॉन पॉलीपोसिस से मतलब पॉलीफॉर्मेशन नहीं होता है। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन होता है मिसमैच रिपेयर जीन MSH2 का। MSH2 मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है एंड MLH1 जीन का भी म्यूटेशन होता है। ये मिसमैच रिपेयर जीन है। इन जीन में ऑल्सो एग्जिबिट माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी जो डिटेक्ट की जाती है बाय बेथेस्डा क्लासिफिकेशन। एक एक्स्ट्रा चीज है, थायराइड में अपन बेथेस्डा क्लासिफिकेशन यूज करते हैं फॉर रिपोर्टिंग FNAC इन थायराइड। तो ये जो MSH2 एंड MLH1 जीन के म्यूटेशन है दिट कैन गिव राइज टू लिंच सिंड्रोम। तो इसमें लिंच 1 सिंड्रोम, लिंच 2। लिंच 1 सिंड्रोम इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर बाय 70 to 80%। वही लिंच 2 सिंड्रोम में एक्स्ट्रा कोलोनिक कैंसर्स होते हैं, यूट्राइन कैंसर मोस्ट कॉमन होता है, ओवेरियन एंड पैंक्रियाटिक कैंसर। तो HNPCC से अपन डायग्नोस करेंगे बाय मॉडिफाइड एम्स्टरडम क्राइटेरिया। तो ये वाली एक्स्ट्रा चीज है, पढ़ लो। और एक चीज है म्यूर टोर सिंड्रोम, इट इज वेरिएंट ऑफ HNPCC। ये सेबेसियस ग्लैंड के बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। केरेटो एक्यांथोमास भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो फैप और HNPCC में डिफरेंस देखेंगे। ट्यूमर्स ऑकर्स आफ्टर पॉलिप डेवलपमेंट। HNPCC में कोई पॉलिप्स नहीं होता और 70 to 80% इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ कैंसर। फैप में वही 100% रिस्क ऑफ कैंसर होता है। वही जेनेटिक तौर पर देखेंगे, ये एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस सेम होता है, AK53 उसकी ट्रिक है, एपीसी, KRAS एंड P53। फैप में ट्यूमर इनिशिएशन एक्सेलरेटेड होता है, वही ट्यूमर प्रोग्रेशन नॉर्मल होता है। वही HNPCC में ट्यूमर इनिशिएशन तो नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में जब ट्यूमर इनिशिएट हो जाता है ट्यूमर प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सेलरेटेड। ना आप देखते हैं कोलोरेक्टल कैंसर्स, जिसके रिस्क फैक्टर है अल्कोहल, हाई फैट डाइट। लो फैट डाइट से रिड्यूस नहीं होता रिस्क। डाइट रिच इन रेड मीट, यूटेरस सिग्मोइड एनास्टोमोसिस, ब्लैडर के रिसेक्शन के बाद अपन जो करते हैं उससे 100 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। अदर जैसे कि पॉलिप, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस मोर देन क्रोनिक डिसीज, सेलेनियम डिफिशिएंसी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है, इनर सेल्स लेंगे तो प्रोटेक्टिव है, सेलेनियम प्रोटेक्टिव है, हाई रफेज यानी फाइबर डाइट भी प्रोटेक्टिव है। मोस्ट कॉमन साइट होता है कोलोरेक्टल कैंसर का रेक्टम। मोस्ट कॉमन कोलोनिक साइट होती है सिग्मोइड कोलन, यानी GI का जो एंड वाला पार्ट है वो ज्यादा कॉमन होता है। तो इसमें स्क्रीनिंग करेंगे तो उससे मोर्टेलिटी कम होती है। स्क्रीनिंग कहाँ पे रिड्यूस करता है मोर्टेलिटी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट मोडलिटी होती है कोलोनोस्कोपी, डायरेक्ट देखेंगे। कोलोनोस्कोप की लेंथ होती है 110 to 140 सेंटीमीटर। तो इससे रेक्टम देख सकते हैं टिल द सीकम। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 50 साल से स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है तो जो यंगेस्ट रिलेटिव डायग्नोस हुआ है उससे 10 साल पहले चालू कर देंगे और 10 साल में एक बार करते हैं स्क्रीनिंग सिग्मोइडोस्कोपी, जिससे 60 सेंटीमीटर देख सकते हैं, लेकिन सिग्मोइड ही देख सकते हैं सिर्फ। डन वंस इन 5 years। और फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग भी करेंगे हर साल एक बार। वर्चुअल कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, इसमें CT MRI करते हैं, उसके बाद वो 3D रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। एडवांटेज है कि नॉन इन्वेजिव है और एक्स्ट्रा कोलोनिक डिटेल जो अच्छे से देख सकते हैं। इट इज गुड एट डिटेक्टिंग लेजन्स मोर देन 6 mm इन साइज। वही अगर इंट्राकोलोनिक डिटेल चाहिए तो वो कन्वेंशनल एंडोस्कोपी से अच्छे से दिखते हैं। ये वर्चुअल एंडोस्कोपी का 3D रिकंस्ट्रक्शन है। कोलोरेक्टल कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, राइट साइडेड जो लीजन्स होता है, लेफ्ट साइडेड लीजन्स होता है। तो राइट साइडेड जो मोस्टली होता है अल्सरेटिव होता है, इसकी वजह से उनसे ब्लीड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा, वीकनेस, वेट लॉस होगा। ये अल्सरेटिव है, ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं, इसलिए जो अल्टरेशन होगा बॉवेल हैबिट्स का वो लेट फीचर होगा, अर्ली नहीं होगा। वही लेफ्ट साइडेड देखेंगे तो एनुलर और कंस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अल्टरेशन होता है बॉवेल हैबिट्स में। ये अर्ली फीचर होता है लेफ्ट साइड में। वो कंस्ट्रक्शन की वजह से एप्पल को डिफॉर्मिटी दिखती है ऑन द लेफ्ट साइडेड लीजन्स। ये एनुलर और कंस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ है, जिसकी वजह से एप्पल को डिफॉर्मिटी दिख रही है लेफ्ट साइडेड लीजन वाली। मेटास्टेसिस कैसे होगा, लोकल इन्वेजन से हो सकता है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो सकता है, जो डिस्टेंट होता है वो मोस्ट कॉमन टू लीवर होता है। अब वर्कअप कैसे करेंगे इस पेशेंट का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू कंफर्म डायग्नोसिस होता है कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी। कैंसर है तो बायोप्सी करेंगे। कोलोनोस्कोपिक बायोप्सी होते हैं, सिग्मोइडोस्कोपिक नहीं होती, क्योंकि कोलोनोस्कोप से अपन सिकम तक देखते हैं, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर्स में होता है फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन मतलब मल्टीपल ट्यूमर्स कैन अराइज एट सेम टाइम। तो देख सकते हैं 4 to 5% केसेस में सिंक्रोनस ट्यूमर में अराइज, यानी मल्टीपल ट्यूमर्स आ सकते हैं। इसके लिए अपन कोलोनोस्कोपी करते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी नहीं करते। स्टेजिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वही है, पेट CT करेंगे, 18 FDG यूज करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर TNN स्टेज ऑफ द रेक्टल कैंसर इज MRI विद एंडोरेक्टल कॉइल।
अब देखते हैं TNM स्टेजिंग। तो आपने पूरे GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर में देखा है टी स्टेज डिपेंड होता है ऑन द डेप्थ ऑफ इन्वेजन, साइज पे नहीं डिपेंड होता है। TX यानी प्राइमरी ट्यूमर असेस नहीं हुआ, T0 यानी ट्यूमर ही नहीं है, TIS यानी कार्सिनोमा इन सिटू है, T1 यानी ट्यूमर गया है सब म्यूकोजा में, T2 यानी मस्कुलरिस प्रोप्रिया में गया है, T3 यानी ट्यूमर इन्वर्ट कर चुका है मस्कुलरिस प्रोप्रिया को इनटू पेरिकोलोरेक्टल टिश्यूज, T4 यानी इन्वर्ट कर चुका है थ्रू द विसरल पेरिटोनियम, T4B यानी एडजेसेंट ऑर्गन्स में जा चुका है। M1 तो पता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस। N1 होता है 1 to 3 रीजनल लिम्फ नोड्स, N2 यानी मोर देन 4 और इक्वल टू 4 रीजनल लिम्फ नोड्स। कुछ अपडेट्स है उसमें। T4A यानी ट्यूमर डायरेक्टली इन्वर्ट करता है द सेरोजल सरफेस थ्रू इन्फ्लेमेशन। T4A इसलिए अपन यूज नहीं कर सकते इन द नॉन पेरिटोनाइज्ड पोर्शन ऑफ द कोलोरेक्टम, जैसे कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन एंड लोअर रेक्टम। लिम्फ नोड स्टेजिंग के लिए मिनिमम 12 लिम्फ नोड निकालेंगे, वही ब्रेस्ट कैंसर में अपन 10 लिम्फ नोड निकाल देते हैं एक्सिला से। मेटास्टेसिस में यम स्टेजिंग में M1C होता है। मेटास्टेसिस टू द पेरिटोनियल सरफेस इज आइडेंटिफाइड अलोंग और विद अदर साइट और ऑर्गन मेटास्टेसिस। और डिस्टेंट मेटास्टेसिस में M1 होता है, M1A, M1B, M1C। M1 में होता है एक ऑर्गन या साइट पे जा चुका है मेटास्टेसिस, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस नहीं है। M1B में भी पेरिटोनियल मेटास्टेसिस नहीं है, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा साइट्स पे जा चुका है। वही M1C में पेरिटोनियल सरफेस में मेटास्टेसिस है और उसके साथ दूसरे ऑर्गन पे भी जा चुका है। नाउ लेट अस से ड्यूक स्टेजिंग या फिर मॉडिफाइड एस्लर कॉलर्स क्लासिफिकेशन में होता है ये यानी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट है। B1 यानी मसल लेयर में जा चुका है लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं गया। B2 यानी बियॉन्ड द मसल लेयर। C1 यानी इनटू द मसल लेयर, उसके साथ लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व है। C2 यानी बियॉन्ड द मसल लेयर, उसके साथ लिम्फ नोड इन्वॉल्व। D यानी डिस्टेंस मेटास्टेसिस। सो ये ड्यूक स्टेजिंग होती है, इट इज आल्सो प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो उससे अपन प्रोग्नोसिस पता कर सकते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल देखेंगे। ड्यूक A के लिए 90% होता है, ड्यूक B में 6 to 70%, C में 30%, D में लेस देन 30%। तो हर बार रिड्यूस करेंगे 30% से, 90, 60, 30। अब करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। मैनेजमेंट ऑफ सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी सिर्फ रेक्टल कैंसर के लिए देंगे, इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट अलग होता है फॉर कोलोनिक कैंसर एंड फॉर रेक्टल कैंसर। तो सबसे पहले देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोलोनिक कैंसर। कोलन में देखेंगे स्प्लिनिक फ्लेक्चर होता है, ये वाटर सीड एरिया होता है, ग्रिपिट पॉइंट कहते हैं उसको। दिस ग्रिपिट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इस्चेमिक कोलाइटिस। ब्लड सप्लाई डाइसी होता है इसलिए इस्चेमिया ज्यादा होता है, इस्चेमिक कोलाइटिस का मोस्ट कॉमन साइट। वही रेक्टोसिग्मेंट जंक्शन देखेंगे, ये भी वो सेकंड वाटर सीड एरिया होता है, इट इज नोन एज सुडेक्स पॉइंट। लिम्फेटिक जो होते हैं अलोंग द वेसल प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम 12 लिम्फ नोड निकलते हैं अपन सर्जरी में। एक बार शॉर्ट में ब्लड सप्लाई भी देख सकते हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है इलियोकोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी और मिडल कोलिक आर्टरी जो डिवाइड होती है इन द राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी देता है लेफ्ट कोलिक आर्टरी ब्रांच टू सिग्मोइड और फिर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो कैंसर के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि सर्जरी कौन से करेंगे। कैंसर अगर सिकम में है तो राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे। तो ये देख सकते हैं सिकम में कैंसर है तो ये राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे, राइट हेमिकोलोन निकाल देंगे। इसके प्रोसीजर में देखेंगे टर्मिनल 10 से 12 सेंटीमीटर का इलियम निकाल देंगे, इलियोसिकल जंक्शन निकाल देंगे, सिकम निकाल देंगे और असेंडिंग कोलन निकाल देंगे और हेपेटिक फ्लेक्चर भी निकाल देंगे। आर्टरी में देखेंगे राइट ब्रांच होती है मिडल कोलिक आर्टरी की, वो निकाल देंगे, राइट कोलिक आर्टरी निकाल देंगे और इलियोकोलिक आर्टरी भी निकाल देंगे। वही अगर कैंसर प्रेजेंट है असेंडिंग कोलन या फिर हेपेटिक फ्लेक्चर में या फिर ट्रांसवर्स कोलन में तो अपन एक्सटेंडेड राइट हेमिकोलेक्टोमी करेंगे। इसमें अपन टर्मिनल 10 से 12 सेंटीमीटर इलियम निकाल देंगे, इलियोसिकल जंक्शन निकालेंगे, सिकम निकाल देंगे, असेंडिंग कोलन निकाल देंगे, हेपेटिक फ्लेक्चर निकाल देंगे। प्लस इसमें अपन राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ मिडल कोलिक आर्टरी निकाल देंगे, यानी कि होल मिडल कोलिक आर्टरी निकाल देंगे अलॉन्ग विद राइट कोलिक आर्टरी एंड इलियोकोलिक आर्टरी। इसके साथ अपन कभी कभार स्प्लिनिक फ्लेक्चर भी निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइसी ब्लड सप्लाई होता है, इसके साथ एनास्टोमोसिस नहीं कर सकते। वही अगर देखेंगे स्मॉल लीजन है और ट्रांसवर्स कोलन में है तो अपन सिर्फ ट्रांसवर्स कोलेक्टोमी कर सकते हैं, ये रेयर होता है लेकिन कर सकते हैं। अगर कैंसर है स्प्लिनिक फ्लेक्चर में या फिर डिसेंडिंग कोलन में तो लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी कर देंगे। इसमें ट्रांसवर्स कोलन निकल देंगे बियॉन्ड द लेफ्ट मिडल कोलिक आर्टरी अप टू सिग्मोइड कोलन। तो इसमें हाई लाइगेशन कर देंगे अपन इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का। तो फिर भी इसमें रेक्टम का ब्लड सप्लाई सफर नहीं होता कि रेक्टम में मल्टीपल सोर्सेस से ब्लड आता है। नेक्स्ट है अगर कैंसर हो सिर्फ सिग्मोइड कोलन में तो सिग्मोइड कोलेक्टोमी करेंगे यानी लोअर एंटीरियर रिसेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से अपन को एडेक्वेट मार्जिन मिलेंगी। इसको लो एंटीरियर रिसेक्शन इसलिए कहा गया कि रिसेक्शन करेंगे रेक्टम का बिलो द पेरिटोनियम क्योंकि ओनली अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। तो इस प्रोसीजर में अपन पूरा सिग्मोइड कोलन निकाल देंगे और रेक्टम निकाल देंगे। कोलो एनल एनास्टोमोसिस कर देंगे विद द सर्कुलर स्टेपलर, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट प्रेजेंट रहे पेशेंट में। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर। थोड़ी एनाटॉमी देखते हैं। एक डेंटेड लाइन होता है एनल कैनल में, ये एनोरेक्टल रिंग है, उसके और डेंटेड लाइन के बीच में का डिस्टेंस होता है 2.5 सेंटीमीटर। डेंटेड लाइन और एनल वर्ज के बीच में डिस्टेंस होता है 2 to 2.5 सेंटीमीटर। ये जो 4 से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है एनल कैनल का, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स होते हैं। और जो कॉन्टिनेंस होता है इंसान में तो वो इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। रेक्टल सर्जरी के कुछ प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि प्रॉक्सिमल मार्जिन 5 सेंटीमीटर के रखते हैं और डिस्टल मार्जिन 2 सेंटीमीटर की। रेडियल मार्जिन भी रखनी पड़ती है 5 सेंटीमीटर की क्योंकि लिम्फ नोड्स होते हैं मेसोरेक्टम में प्रेजेंट, यानी कि फैट सराउंडिंग द रेक्टम। अगर ट्यूमर मार्जिन प्रेजेंट है मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज तो रिसेक्शन लाइन अबव द स्फिंक्टर्स होने वाली है।
सो ये एग्जांपल है मोर देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्च रिसेक्शन लाइन ऑफ ट्यूमर मोर देन 5 सेंटीमीटर से ऊपर होने यानी जो ये रिसेक्शन लाइन जा रही है इट इज अबव द एनल स्फिंक्टर स्फिंक्टर तो सेव हो गए इसलिए कॉन्टिनेंस प्रेजेंट रहेगा इंसान में। और इस सर्जरी को कहा गया लो एंटीरियर रिसेक्शन इसमें रेक्टम निकलते हैं सिग्मोइड निकलते हैं और कोलो एनल एनास्टोमोसिस करते हैं। वही अगर ट्यूमर है लेस देन 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्च यहाँ पे सपोज तो इसमें अपन स्फिंक्टर तो नहीं बचा सकते यहाँ पे स्फिंक्टर काट देने पड़ेंगे तो पेशेंट इनकॉन्टिनेंट हो जाएगा। सर्जरी करेंगे अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन एंड परमानेंट एंडकोलोस्टोमी। यहाँ पे स्फिंक्टर नहीं रहने वाले इसलिए अपन परमानेंट एंडकोलोस्टोमी निकालते हैं स्टोमा बैग में फिर फीसेस पास होंगे। तो ये लोअर एंटीरियर रिसेक्शन है एंड दिस इज एपीआर अब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन कर देंगे और फिर परमानेंट एंड कोलोस्टोमी कर देंगे। तो एपीआर में अपन पूरा एनल कैनल निकाल देंगे रेक्टम निकाल देंगे एंड पार्ट ऑफ सिग्मोइड कॉलन निकाल देंगे और पेरिनियम बंद कर देंगे एनल ओपनिंग बंद कर देंगे और परमानेंट कोलोस्टोमी बाहर निकालेंगे। सर्जरी के वक्त लिटोटोमी पोजीशन में रहेगा पेशेंट। प्लेन ऑफ डिसेक्शन रहेगा बिटवीन रेक्टम एंड द ब्लैडर। दो टीम आएंगी एक टीम ऑपरेट करेंगे एब्डोमेन से रेक्टम को सैक्रम से ऊपर उठाएंगे और ब्लैडर को भी सेपरेट करेंगे। दूसरी टीम पेरिनियम से ऑपरेट करेंगे डिसेक्ट करेंगे एनल कैनल और रेक्टम को। प्रोसीजर कंप्लीट होती है जब दोनों के हाथ मिल जाते हैं। अगर मेजोरेक्टम नहीं निकालेंगे तो हाई रिकरेंस रेट होगा इसलिए एलएआर करे या एपीआर करे टोटल मेजोरेक्टर एक्सीजन करते ही है। रिसेंट अपडेट है जैसे कि अल्ट्रा लो एलएआर अगर ट्यूमर प्रेजेंट है एट द 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्च। पहले इसके लिए एपीआर करते थे लेकिन अभी अल्ट्रा लो एलएआर कर रहे हैं जिससे एंडकोलोस्टोमी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है टैटमी ट्रांस एनल टोटल मेजोरेक्टल एक्सीजन। ये करते हैं इन द T1 रेक्टल कैंसर और सर्टेन T2 कैंसर्स में। नोट्स प्रोसीजर है तो ये नोट्स प्रोसीजर का एक एग्जांपल है। ये तो हो गया सर्जरी। आप देखते हैं कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी रेजिम में देखेंगे फॉलफॉक्स फॉलफिरी एंड कैपेऑक्स होता है। फॉलफॉक्स यानी 5-फ्लोरोयूरेसिल फोलिनिक एसिड एंड ऑक्सैलिप्लेटिन। फॉल यानी फोलिनिक एसिड 5-फ्लोरोयूरेसिल एरिकाइज यूरिनोटेकेन। कैपेऑक्स यानी कैपेसिटाबिन ऑक्सिस ऑक्सैलिप्लेटिन। कीमोथेरेपी कब देंगे जब लिम्फ नोड पॉजिटिव आएंगे या फिर T3 T4 स्टेज में या फिर मेटास्टेसिस होगा। रेडियोथेरेपी देखते हैं सिर्फ रेक्टल कैंसर में यूज करते हैं कोलोनिक में नहीं। रेक्टम में अपन कंबाइंड कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं। तो सर्जरी के पहले दे सकते हैं न्यू एडजुवेंट सेटिंग में। शॉर्ट कोर्स हो सकता है लॉन्ग कोर्स हो सकता है। शॉर्ट कोर्स यानी 5-6 दिन का कीमो रेडिएशन देंगे फिर सर्जरी करेंगे। लॉन्ग कोर्स में 5 to 6 वीक का कीमो रेडिएशन देंगे वेट करेंगे 5 to 6 वीक के लिए बाद में सर्जरी करेंगे। इंट्राकैविटी रेडियोथेरेपी कैसे करते हैं also known as कॉन्टैक्ट रेडियोथेरेपी। टेक्निक को कहा गया है पेपिलॉन टेक्निक। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। सिर्फ मेटास्टेटिक या रिकरेंट कोलोरेक्टल कैंसर में यूज कर सकते हैं। एजेंट है कुछ बिवासिजुमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF। सेटुक्सिमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट EGFR। पैनिटुमुमैब एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट EGFR। पेब्रोलिजुमैब निवोलुमैब PD-L1 इनहिबिटर से यूज किया जाता है इन द माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी यानी कि पेशेंट्स ऑफ लिंच सिंड्रोम। कोलोरेक्टल कैंसर का मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस होता है टू द लीवर और अगर मेटास्टेटिक्टोमी करेंगे तो इंप्रूव करता है सर्वाइवल रेट इन द कोलोरेक्टल कैंसर। कब करेंगे लीवर का मेटास्टेटिक्टोमी उसके लिए नंबर ऑफ मेटास्टेसिस क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया वो रिसेक्टेबल होना चाहिए एंड आफ्टर रिसेक्शन एटलीस्ट 25% फंक्शनल लीवर लीजर प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रोग्नोस्टिक कैंसर मोस्ट कॉमन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर है लिम्फ नोड स्टेटस मोर देन स्टेज। इरेस प्रोटोकॉल देखते हैं ये मोस्ट ऑफ द सर्जरीज के लिए अपन यूज करते हैं सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर के लिए नहीं। इरेस यानी इनहैंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी जल्द से जल्द पेशेंट ठीक होना चाहिए सर्जरी के बाद। इरेस प्रोटोकॉल में प्री सर्जिकल कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं अर्ली इनिशिएशन करते हैं इंटरवल फीड्स का राइस ट्यूब नहीं डालते ड्रेन्स नहीं डालते अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं और एडेक्वेट पेन किलर देते हैं। और एक चीज है ओपन कोलोरेक्टल कैंसर सर्जरी करेंगे या फिर लैब करेंगे उसमें कैंसर का और या फिर ऑन्कोलॉजिकल आउटकम जो होता है सेम रहता है प्रोवाइडेड वी शुड गेट द एडेक्वेट मार्जिन्स एंड अमाउंट ऑफ लिम्फ नोड्स। अपन ने पहले देखा है लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैंसर। तो अगर इमरजेंसी प्रेजेंटेशन हुआ कोलोरेक्टल कैंसर का विद ऑब्स्ट्रक्शन तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है CACT। मैनेजमेंट कैसे करेंगे मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कौन वहाँ पे प्रेजेंट है। सिर्फ रेसिडेंट है तो वो डाइवर्टिंग कोलोटोमी करेंगे यानी हार्ट पंप प्रोसीजर यानी प्रॉक्सिमल कोलोटोमी कर देंगे और डिस्टल एंड को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। तो ये वाला है प्रॉक्सिमल कोलोटोमी कर दिया डिस्टल एंड को क्लोज कर दिया और अंदर ही रख दिया। तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है जो PI पे जो अपन ने क्लोज करके रखा है तो एक्युमुलेशन हो सकता है म्यूकस का एंड परफोरेशन हो सकता है या फिर अपन पॉल मिकुलिक प्रोसीजर कर सकते हैं सर्जरी कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल कोलोटोमी करेंगे और डिस्टल एंड भी कन्वर्ट कर देंगे इन द म्यूकस फिस्टुला या इसके वजह से एक्युमुलेशन ना हो म्यूकस का और परफोरेशन ना हो। वही अगर सर्जन अवेलेबल है तो रिसेक्शन या फिर डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो स्टेंट डालेंगे थ्रू द ट्यूमर और टेम्पोरली रिलीव करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन को। कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन CEA होता है कोलोरेक्टल कैंसर का ट्यूमर मार्कर। थेरेपी के बाद में मॉनिटर करने में डिसीज ये यूज होता है कार्सिनोमेम्ब्रेनिक एंटीजन। ये तो हो गया कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। अब देखते हैं एनल कार्सिनोमा 2 प्रकार के स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मेजॉरिटी होते हैं। एडेनोकार्सिनोमा इसका मैनेजमेंट सिमिलर टू रेक्टल कैंसर होता है। तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा देखते हैं रिस्क फैक्टर होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। पेशेंट प्रेजेंट करेंगे विद ब्लीडिंग होंगी मास होगा ऑब्स्ट्रक्शन होगा ऑन एग्जामिनेशन करेंगे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे उसमें इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आल्सो इनलार्ज होते हैं क्योंकि ये डेंटेड लाइन के बिलो होता है इसलिए इंग्वाइनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। डायग्नोसिस करेंगे बायोप्सी से। एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखने के लिए MRI करेंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनल कार्सिनोमा। तो एनल कैनल में कैंसर है अगर APR करेंगे तो स्फिंक्टर लॉस हो जाएगा और लाइफ लॉन्ग कोलोस्टोमी करेंगे इसलिए अपन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है निग्रो रेजिमेंट। इसमें कंबाइंड कीमो रेडियोथेरेपी करेंगे
1 महीने के लिए। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी देंगे 5-फ्लोरोउरेसिल, माइटोमाइसिन एंड सिस्प्लेटिन। तो अब ये कीमो रेडियोथेरेपी के बाद अगर ट्यूमर रिजॉल्व हुआ कंप्लीटली तो मॉनिटर करेंगे, क्योंकि 20-30% में रिकरेंस हो सकता है, या फिर थेरेपी के बाद भी रेसिड्यूल होगा ट्यूमर। तो ऐसे केसेस में अपन एपीआर करेंगे, या फिर रिकरेंस हो या फिर रेसिडुअल ट्यूमर हो तो अपन उसमें एपीआर करना पड़ता है। शुरुआत में ही अपन एनल कार्सिनोमा के लिए एपीआर के नहीं जाएंगे, उसके पहले अपन कीमो रेडियोथेरेपी देंगे, क्योंकि एपीआर में परमानेंट एनकोलोस्टोमी करना पड़ता है। नाउ लेट अस सी रेक्टम एंड एनल कैनल। एनाटॉमी देखेंगे 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। 3 पार्ट होता है, अपर और लोअर रेक्टम होता है, कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स द राइट। वही मिडिल पार्ट ऑफ द रेक्टम होता है कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अपर रेक्टम कवर होता है विद द पेरिटोनियम, लेकिन लोअर रेक्टम नहीं होता है कवर्ड विद द पेरिटोनियम। तो जो अपन लो एंटीरियर रिसेक्शन करते हैं दैट इज डन बिलो द पेरिटोनियल फोल्ड्स। तो ये लेयर करते हैं फॉर द सिग्मोइड कैंसर एंड रेक्टल कैंसर जो 5 सेंटीमीटर अबव है फ्रॉम द एनल वर्ज। तो दिस इज एनल वर्ज, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके नीचे हो तो स्फिंक्टर कट हो जाएंगे, इसके लिए अपन एपीआर करना पड़ता है, एलईआर नहीं कर सकते। सो ये एनल कैनल है और ये रेक्टम में एनोरेक्टल एंगल होता है 90 to 120 डिग्रीज। डेंटेड लाइन होती है एनल कैनल में, एनल वर्ज के अबव 2 to 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये जो एनोरेक्टल रिंग होती है इट इज फॉर्म बाय लेवेटर एनल स्लिंग्स अराउंड द रेक्टम एंड इट इज अबाउट 2 to 2.5 सेंटीमीटर अबव द डेंटेड लाइन। तो कुल मिलाकर देखेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है एनल कैनल। तो इसमें होते हैं स्फिंक्टर्स, इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं उनकी वजह से कॉन्टिन्यूअस होता है। एनल कैनल में देखेंगे डेंटेड लाइन के ऊपर का एपिथेलियम होता है कॉलमनार। तो कॉलमनार एपिथेलियम यहाँ पे इसलिए वहाँ पे एडेनोकार्सिनोमा होता है। वही डिस्टल पार्ट में देखेंगे बिलो डेंटेड लाइन होता है मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो इसकी वजह से यहाँ पे एससीसी ज्यादा होता है। तो ये डेंटेड लाइन है, उसके ऊपर का म्यूकोजा इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स नोन एज कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी। और ये जो क्रिप्स होते हैं एट द बेस ऑफ दिस कॉलम्स, ये कम्युनिकेट करते हैं विद द एनल ग्लैंड्स, इसलिए यहाँ पे इन्फेक्शन और एब्सेस ज्यादा हो सकता है एट द डेंटेड लाइन। डिस्टल एनल कैनल में देखेंगे सब म्यूकोजा में होते हैं हिमोराइडल कुशन्स यानी वास्कुलर चैनल्स। ये 3 होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर, राइट एंटीरियर और राइट पोस्टीरियर। सो ये लेफ्ट एंटीरियर, ये है राइट एंटीरियर, दिस इज राइट पोस्टीरियर। तो ये हिमोराइडल कुशन्स में प्राइमरी हिमोराइड्स हो सकते हैं, तो इसलिए प्राइमरी हिमोराइड्स होते हैं एट द 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock पोजिशन। तो ये वास्कुलर चैनल्स होते हैं, आर्टेरियल होते हैं, इसलिए हिमोराइडल ब्लीडिंग इज आर्टेरियल इन नेचर। ऐसा क्यों होता है? हिमोराइडल कुशन्स हो सकते हैं, दे कैन लूज देयर इलास्टिसिटी और बाद में फिर प्रोलैप्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हिमोराइड्स बनता है। डेंटेड लाइन जो एनल कैनल में होती है इट इज एक्ट्स एज वाटर शेड एरिया। डेंटेड लाइन के ऊपर देखेंगे तो कोई पेन सेंसेशन नहीं होगा, तो इसलिए अपन अगर कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, स्टेपलर यूज कर रहे हैं तो अपन कर सकते हैं, वहाँ पे पेन सेंसेशन नहीं है। वही बिलो द डेंटेड लाइन पेन सेंसेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे सोमेटिक नर्व का सप्लाई होता है। लिम्फेटिक्स देखेंगे डेंटेड लाइन के ऊपर ये जाती है टुवर्ड्स द रेक्टल लिम्फ नोड्स यानी टुवर्ड्स द एब्डोमिनल वेसल्स। वही डेंटेड लाइन के बिलो लिम्फेटिक्स जाते हैं गो टुवर्ड्स द इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इंटरनल स्फिंक्टर का नर्व सप्लाई देखेंगे सिंपैथिक होता है फ्रॉम द L5 और पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम S2, S3 एंड S4। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का होता है पोडेंटल नर्व से S2, S3 मोस्टली एंड S4। अगर यूनिलैटरल पोडेंटल नर्व इंजर हुए तो इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। वही बायलैटरल S3 अगर इंजर हुआ तो देयर विल बी इनकॉन्टिनेंस। पर रेक्टल एग्जामिनेशन अब यूज नहीं करते, अब यूज करते हैं वर्ड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये किया जाता है इन द लेफ्ट लैटरल यानी सिम्स पोजीशन में। राइट इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं, फॉर चिल्ड्रन लिटिल फिंगर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करो, इंस्पेक्शन करो। इंस्पेक्शन में आप देखेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, फीचर्स। अगर फीचर्स है तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करते क्योंकि पेनफुल होता है। ग्रोथ को देखेंगे तो सबसे पहले अपन पोस्टरली फिल करेंगे सैक्रल हॉलो को विद द पल्प ऑफ फिंगर, फिर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और फिल करेंगे लैटरल वॉल को। एक बार लैटरल वॉल फिल हो जाए फिर क्लॉकवाइज जाएंगे और फिल करेंगे लैटरल वॉल ऑन द अदर साइड। जो लैटरल वॉल होती है मस्कुलर होती है, फॉर्म बाय लेवेटर एनाई। फाइनली घूम के एंट्री ले आएंगे और फिर फिल करेंगे प्रोस्टेट को इन द मेल्स एंड सर्विक्स इन एंड पाउच ऑफ डगलस इन फीमेल्स। फिर इंस्पेक्ट करेंगे फिंगर को फॉर ब्लड स्टेन्स। यह एनोस्कोप है 10 सेंटीमीटर का, प्रोक्टोस्कोप है 11 to 13 सेंटीमीटर का, जिससे अपन देख सकते हैं रेक्टल एंड एनल डिसऑर्डर्स। ये सिग्मोइडोस्कोप है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर और सिग्मोइड कोलन तक अपन देख सकते हैं। ये कोलोनोस्कोप है, लेंथ है 110 to 140 सेंटीमीटर, सिकम तक देख सकते हैं। अब देखते हैं अलग अलग कंडीशन। पहला है पाइलोनेडल साइनस, इट इज आल्सो नोन एज जिप ड्राइवर्स डिसीज। हेयरी मैन में दिखाई देता है और इसमें हेयर जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं इनसाइड, लेकिन फिर भी अपन देखेंगे एब्सेस वाली या फिर साइनस में सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे हेयर नहीं मिलेंगे। तो उसकी ये मोस्ट कॉमन लोकेशन देखेंगे ये होती है नेटल क्लेफ्ट। तो यहाँ पे साइनस हो सकता है या फिर एब्सेस हो सकती है। कुछ दूसरे साइड है जैसे कि इंटरडिजिटल क्लेफ्ट, बार बार में देखा जाता है, बियर्ड्स पे भी हो सकता है। ये मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, लेकिन मल्टीपल साइनसेस है या फिर रिकरेंट कंडीशन है तो अपन एमआरआई कर सकते हैं टू डिलिनेट द ट्रैक्ट ऑफ साइनसेस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एब्सेस है तो उसको ड्रेन कर देंगे। अगर रिकरेंस रेट कम करना है तो एडवाइस करेंगे ट्रिमिंग ऑफ द हेयर। डेफिनेटिव सर्जरी में करेंगे रोम्बॉइड या लिम्बक फ्लैप सर्जरी। तो इस सर्जरी में अपन यूज कर सकते हैं बैस्कॉम टेक्निक या फिर कैरिडेकिस प्रोसीजर। बैस्कॉम टेक्निक में ये देखेंगे ये मिड लाइन है तो इंसिजन देंगे अवे फ्रॉम द मिड लाइन और साइनस को पूरा क्लियर कर देंगे और सुचर कर देंगे ऑन द साइड। वही कैरिडेकिस प्रोसीजर में पूरा टिश्यू निकाल देंगे टिल द बोन और सुचर कर देंगे ऑन द साइड।
नेक्स्ट कंडीशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेमोराइड्स। हेमोराइड्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम। ब्लीडिंग होती है क्योंकि वहाँ पे होते हैं डायलेटेड वस्कुलर चैनल्स, ब्लीडिंग होती है आर्टेरियल नेचर की। तो प्राइमरी हेमोराइड्स क्वेश्चन अपन ने देखा, वहाँ पे प्राइमरी हेमोराइड्स होते हैं, दिस आर सिचुएटेड एट द 3, 7 एंड 11 o'clock पोजीशन। ये होता है क्योंकि एनल वस्कुलर क्वेश्चन जो होते हैं हेमोराइडल क्वेश्चन, वो लूज करते हैं देयर इलास्टिसिटी और बाद में प्रोलैप्स हो जाते हैं। वही सेकेंडरी हेमोराइड्स देखेंगे तो इनके बीच में, प्राइमरी हेमोराइड्स के बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑब्वियस है, ब्लीडिंग पर रेक्टम होगा, यूजुअली पेनलेस होते हैं। वही अगर पेनफुल हेमोराइड्स हो दैट मीन्स वो है एक्सटर्नल हेमोराइड्स यानी बिलो द डेंटेड लाइन। यहाँ पे सोमेटिक नर्व सप्लाई होता है। एंड थ्रोम्बोस हेमोराइड्स भी पेनफुल होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी से डायग्नोस करते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से नहीं कर सकते क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो पाल्पेट नहीं होते हैं। ये सिर्फ पाल्पेट तब हो सकते हैं जब वो एक्सटर्नल हो या फिर थ्रोम्बोस्ड हो। तो ये है एक्सटर्नल हेमोराइड और ये प्रोक्टोस्कोपी से दिख रहे हैं। थ्रोम्बोस हेमोराइड्स होते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मेलिनिस फाइडस सेल्फ हीलिंग लीजन। एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं और पाल्पेबल होते हैं ऑन डीआरई। इनका इमरजेंसी मैनेजमेंट करना पड़ता है इंसिजन एंड इवैक्यूएशन ऑफ द क्लॉट, या फिर करना पड़ता है एक्सीजन। तो एक्सीजन गिव्स बेटर रिजल्ट देन द इंसिजन एंड इवैक्यूएशन ऑफ क्लॉट। लेकिन वही पेशेंट अगर लेट आया तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। तो ये थ्रोम्बोस हेमोराइड है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में पेन कंट्रोल करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे और उसके बाद में सर्जरी करेंगे लेटर डेट पे। ग्रेड्स देखेंगे हेमोराइड्स के। 1 में सिर्फ ब्लीड हो रहा है, प्रोलैप्स नहीं हुआ। 2 में प्रोलैप्स हुआ लेकिन स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है। 3 में प्रोलैप्स हुआ लेकिन अंदर ढकेलना पड़ रहा है। 4 में रिमेन्स प्रोलैप्स, कुछ भी करो बाहर ही रहेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे तो ग्रेड पे डिपेंड होता है। ग्रेड 1 हेमोराइड्स यानी कि ब्लीड हो रहा है, प्रोलैप्स नहीं हुआ। लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे, इंक्रीज करेंगे लिक्विड इंटेक, अवॉइड करेंगे फ्राइड फैटी फूड जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अल्कोहल भी बंद कर देंगे, लेग्जेटिव देंगे फॉर कॉन्स्टिपेशन, सीज बाथ देंगे यानी टब को अपन फिल करेंगे ल्यूकॉम वाटर्स के साथ और उस टब में पेशेंट को बैठने को बोलेंगे 10 मिनट के लिए ट्वाइस अ डे। और जो ल्यूकॉम वाटर होता है जिसकी वजह से रिलैक्स हो जाएंगे स्फिंक्टर्स और उसकी वजह से पाइल का जो मास होता है वो रिट्रैक्ट हो जाएगा। स्टेम मदद नहीं करता, वाटर ही चाहिए। तो ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे 2 to 3 वीक्स के लिए। ग्रेड 2 हेमोराइड्स में देखेंगे यानी कि प्रोलैप्स हुआ है लेकिन स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है। तो ग्रेड 1 का पूरा ट्रीटमेंट देंगे और इधर अपन कर सकते हैं बैंडिंग, इट इज सुपीरियर और स्क्लेरोथेरेपी। ये तब किया जाता है जब हेमोराइड्स हो अबव द डेंटेड लाइन। सो बैंडिंग में देखेंगे रबर बैंड लाइगेशन, बैंड रखेंगे एट द बेस ऑफ द हेमोराइड अबव द डेंटेड लाइन और कुछ दिनों बाद ये देखा बैंड रखा अपन ने एट द बेस ऑफ द हेमोराइड्स और कुछ दिनों बाद हेमोराइड्स अपने आप से निकल जाएंगे, स्लफ ऑफ हो जाएंगे और गिर जाएगा नीचे। या फिर अपन कर सकते हैं स्क्लेरोथेरेपी जब वो अबव डेंटेड लाइन। तो पाइल मास में अपन स्क्लेरोजिंग एजेंट डालेंगे टूअर द बेस जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा बेस का और मास पुल्ड अप हो जाएगा फाइब्रोसिस की वजह से। स्क्लेरोजिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज होता है सोडियम टेट्राडिकाइल सल्फेट या फिर अपन यूज कर सकते हैं फिनोलिन, आलमंड ऑयल, सोडियम मॉरेट, पॉलीडोकेनाल। इंजेक्शन अपन डेंटेड लाइन के ऊपर दे रहे हैं। अगर डीप इंजेक्शन दिया है मिस्टेक से इट इज पेनफुल और नेक्रोसिस हो सकता है। अगर एंटीरियरली दिया तो प्रोस्टेटिस हो सकता है। या फिर अपन कर सकते हैं इंफ्रारेड कोएगुलेशन, इट इज सिमिलर टू बैंडिंग एंड स्क्लेरोथेरेपी और किया जाता है इन द ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 हेमोराइड्स। ग्रेड 3 हेमोराइड्स यानी प्रोलैप्स हुआ और अपन को अंदर ढकेलना पड़ रहा है, स्पॉन्टेनियसली नहीं जा रहा तो इट इज मैनेज लाइक ग्रेड 2। अगर रिस्पॉन्ड किया तो ऑब्जर्व करते रहेंगे, अगर नहीं किया तो सर्जरी करेंगे। ग्रेड फ्लोर में यानी ये बाहर ही रहता है हमेशा तो पेशेंट रिक्वायर सर्जरी एंड इन एडिशन टू सर्जरी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करेंगे, डाइटरी चेंजेस भी करेंगे। तो सर्जरी क्या होती है? ओपन हेमोराइडेक्टोमी, क्लोज्ड हेमोराइडेक्टोमी, स्टेपलर हेमोराइडोप्लेक्सी। तो ये जो स्टेपलर हेमोराइडोप्लेक्सी है इस सर्जरी ऑफ चॉइस है। DGHA हेलो कर सकते हैं यानी डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन। सबसे पहले ओपन हेमोराइडेक्टोमी आल्सो नोन एज मिलिगन मॉर्गन सर्जरी। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 क्लैंप्स लगाएंगे एट द हेमोराइडल ग्रुप्स। इसमें हेमोराइड्स अपन डिसेक्ट करेंगे एंड लाइगेट करेंगे, सूचरिंग नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से जो इंटैक्ट म्यूकोकटिनस जंक्शन होते हैं वो नीचे रख जाते हैं, गिविंग द क्लोवर लीफ अपीयरेंस। इसकी वजह से एनल स्टेनोसिस नहीं होता है, इसलिए अपन ओपन रखते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लैंप्स लगा दिए हेमोराइडल ग्रुप पे, डिसेक्शन करेंगे हेमोराइडल ग्रुप्स का, सूचर लाइगेशन विदाउट क्लोजर ऑफ वुंड, सूचरिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए फाइनल पोस्ट ऑपरेटिव अपीयरेंस आता है द क्लोवर लिप और इसकी वजह से एनल स्टेनोसिस नहीं होता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है क्लोज हेमोराइडेक्टोमी, फर्ग्यूसन सर्जरी। तो ये जो ब्रिजेस अपन ने ओपन रखे ओपन सर्जरी में, तो ये ब्रिजेस को क्लोज कर देंगे इन द क्लोज हेमोराइडेक्टोमी। नेक्स्ट है स्टेपलर हेमोराइडोपेक्सी, सर्कुलर स्टेपलर यूज करते हैं। तो इसमें पर स्ट्रिंग सूचर ट्राई करेंगे अबाउट द डेंटेड लाइन और फिर स्टेपलर पुट कर देंगे। तो ये कट कर देंगे म्यूकोजा का स्ट्रिप को और स्टेपल कर देंगे 2 एंड्स को टुगेदर। इसकी वजह से मास अब ऊपर खींचा जाएगा। नेक्स्ट है डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन। तो हेमोराइडल सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। मोस्ट कॉमन होता है यूरिनरी रिटेंशन। दूसरी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि रिएक्शनरी हेमोरेज, पेन, स्टेनोसिस। अगर आपने ने सेव नहीं किया म्यूकोकुटेनियस ब्रिजेस को तो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, रिकरेंस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन को हेमोराइड्स के देखते हैं, थ्रोम्बोसिस हो सकता है हेमोराइड्स में, फाइब्रोसिस हो सकता है, अल्सरेशन, गैंग्रीन और पोर्टल पाइमिया हो सकता है यानी कि इन्फेक्शन। नेक्स्ट कंडीशन है एनल फीचर यानी अल्सर होता है, दैट इज ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द एनल एपिथेलियम। इसकी वजह से पेनफुल ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिपेशन एंड हार्ड स्टूल्स। तो ये विशेष साइकिल होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हुआ तो हार्ड स्टूल्स हुए तो डैमेज करता है एपिथेलियम को यानी फिशर्स बन गए तो पेन होगा, पेशेंट अवॉइड करता है पासिंग स्टूल जिसकी वजह से और कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल होता है, तो दैट इज विशेष साइकिल।
एनल फिशर के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होता है। डीआरई नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट होता है एट द 6 o'clock पोजीशन और पोस्टीरियरली इन द मिड लाइन। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट होता है 12 o'clock पोजीशन। इट इज सीन फॉलोइंग द वर्जिनल सर्जरी, प्रोलॉन्ग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन लेबर के बाद ये होता है। और क्रोनिक एनल फिशर्स होता है, उनमें एनल स्किन टैक्स या फिर सेंटिनल पाइल दिखाई दे सकते हैं। सो दिस इज एनल फिशर्स, ये सेंटिनल पाइल्स है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि अपन हेमोरॉइड्स में किए थे, यानी कि इंक्रीज करेंगे फ्लूइड को, फाइबर को बढ़ाएंगे और फ्राइड और फैट फ्लूइड को कम करेंगे, सीज बात देंगे। टॉपिकल मेडिसिन पेनफुल है इसलिए टॉपिकल मेडिसिन जाइलोकेन जेली या डिल्टियाजम क्रीम देंगे। नाइट्रेट जेल देंगे। नाइट्रेट जेल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हेडेक। लग्जेटिव दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए। ऑपरेटिव मैनेजमेंट तभी करते हैं जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फुल होता है। सर्जिकल 2 सर्जिकल प्रोसीजर है, लैटरल एनल स्फिंक्टरोटॉमी एंड एनल एडवांसमेंट फ्लैप। तो ये जो लैटरल एनल स्फिंक्टरोटॉमी होता है मैक्सिमम क्योर रेट होता है 88 to 100%। इसमें जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं वो कट करते हैं लैटरली। एक्सटर्नल स्फिंक्टर नहीं कर सकते कट क्योंकि उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होगा। ये लैटरली कट करते हैं क्योंकि अगर एंट्रीली किया तो प्रोस्टेट या फिर वजाना डैमेज हो जाएगा। पोस्टरली किया तो की होल डिफॉर्मिटी बनेगी, इसलिए लैटरली करते हैं इंटरनल स्फिंक्टर को कट। इट कैन बी ओपन और क्लोज। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल इंटरनल को कट करते हैं। इसका एक ही कंसर्न होता है, अगर एक्सटर्नल को डैमेज कर दिया तो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। नेक्स्ट है एनल एडवांसमेंट फ्लैप। इट इज डन इन फीमेल्स विद एंटीरियर फिशर्स एंड इन पेशेंट जहाँ पे लो एनल टोन होता है, क्योंकि अगर स्फिंक्टरोटॉमी कर देंगे तो पहले से एनल टोन कम है तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। या फिर अपन कर सकते हैं बोटॉक्स थेरेपी, ये रिलैक्स कर देंगे स्फिंक्टर और एड्स इन द हीलिंग ऑफ द फिशर। ये सेकंड लाइन थेरेपी और हाई रिकरेंस होता है। नेक्स्ट कंडीशन है एनोलेक्टल अब्सेस। ये जो डेंटेड लाइन है उसके ऊपर क्रिप्ट्स होते हैं और एक कम्युनिकेट करते हुए द एनल ग्लैंड्स एंड दिस आर द साइट ऑफ इन्फेक्शन। बहुत सारे प्रकार के एब्सेस हो सकते हैं, उसमें पहला है पेरीरेक्टल एंड पेरीएनल एब्सेस। ये दो स्फिंक्टर के बीच में इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस। ये इस्चियोरेक्टल एब्सेस, ये सुप्रालेवेटर एब्सेस। सबसे पहले देखेंगे पेरियनल एब्सेस। तो पेरियनल एब्सेस में कैरी आउट इंसिजन एंड ड्रेनेज, तो इसमें क्रूशिएट इंसिजन देंगे। क्रूशिएट इंसिजन इज आल्सो यूज्ड फॉर कार्बन्स्कल्स एट द नेप ऑफ द नेक। तो इंसिजन ड्रेनेज करना ही पड़ता है। अगर आपसे ड्रेन नहीं किया प्रॉपरली तो एब्सेस विल फॉर्म एन ओपनिंग इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नल। तो वो वहाँ पे ड्रेन करेगा पेस को और फॉर्मेशन करेगा पेरियनल फिस्टुला को। सो दिस पेरियनल फिस्टुला इज सेकेंडरी टू एनल सेप्सिस। देखते हैं पेरियनल साइनस या फिर फिस्टुला। यूजुअली एक सिंगल फिस्टुला होता है, साइनस होता है, या फिर हो सकता है वाटर कैन पेरिनियम यानी मल्टीपल पेरियनल साइनस फिस्टुला। दिस वाटर कैन पेरिनियम सीन इज क्रॉन्स डिसीज, ट्रॉमा, टीबी, कैंसर एंड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। उसके लिए निमोनिक है क्रॉन, क्रश, कॉक्स एंड कैंसर। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे पेरियनल फिस्टुला साइनस का? फिस्टुला है, पर्स है। फिस्टुला है तो डिस्चार्ज ये करेंगे, कैरी करेंगे, यानी पर्स डिस्चार्ज पर रेक्टम होगा। अंडर गारमेंट इज स्टेन्ड विद पर्स, पेन हो जाएगा। ऑन एग्जामिनेशन के इंस्पेक्शन पे देखेंगे तो एक्सटर्नल ओपनिंग दिखाई देंगे। डीआरई करेंगे तो ट्रैक कैन बी पाल्पेटेड एंड इंटरनल ओपनिंग कैन बी फेल्ड। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वही एमआरआई फिस्टुलोग्राम, जिससे अपन करेक्टली डिलिनेट कर सकते हैं एनाटॉमी ऑफ द फिस्टुला, क्योंकि अगर करेक्टली नहीं किया तो रिकरेंस हो सकता है डिस्पैच सर्जरी। पेरियनल फिस्टुला में एक रूल है गुडसाल्स रूल, जिसमें अपन एक ट्रांसवर्स लाइन बनाते हैं थ्रू द एनल वर्च। अगर कोई भी फिस्टुला हो विद द एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर टू दिस लाइन, सपोज 1 o'clock 11 o'clock पोजीशन, देन देयर विल बी अ स्ट्रेट एंड रेडियल ट्रैक्ट। यानी कि अगर एक्सटर्नल ओपनिंग 12 o'clock पे है तो इंटरनल ओपनिंग भी 12 o'clock पे रहेंगे। लेकिन ये जो ओपनिंग है इट शुड बी विद इन द 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्च। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये रूल काम नहीं करता। रूल का सेकंड पार्ट है, अगर एनी फिस्टुला है तो एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टीरियर टू दिस लाइन, यानी पोस्टीरियर टू दिस लाइन, या फिर समझो 4 o'clock 5 o'clock या फिर 7 o'clock, तो उसका कर्व ट्रैक्ट होगा दैट ओपन्स इन द मिड लाइन पोस्टीरियरली एट द 6 o'clock पोजीशन। तो ये गुडसाल्स रूल है, उसके वजह से अपन डेलिनेट कर सकते हैं ट्रैक, या पता कर सकते हैं इंटरनल ओपनिंग कहाँ पर है। तो उसको याद रखने के लिए ट्रिक है, डॉग देखेंगे तो उसका एंट्रियल जो होता है माउथ स्ट्रेट होता है, पोस्टीरियरली टेल देखेंगे तो कर्व्ड होती है और अटैच होती है एट द मिड लाइन। सेम अगर 3 सेंटीमीटर के अंदर है तो लीनियर ट्रैक्ट होगा, स्ट्रेट ट्रैक्ट होगा। अगर पीछे पोस्टीरियरली है तो कर्व ट्रैक्ट होगा, मिड लाइन में होगा। तो वही देखा, अगर एक्सटर्नल ओपनिंग इज मोर देन 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनल वर्च तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आता है पार्क्स क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियनल फिस्टुला। ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मोस्ट कॉमन होता है पेरियनल फिस्टुला, दैट इज इंटर स्फिंक्टरिक फिस्टुला, दोनों स्फिंक्टर के बीच में। फिर आता है ट्रांस स्फिंक्टरिक फिस्टुला, ट्रैक जाता है थ्रू बोथ द स्फिंक्टर। फिर आता है सुप्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला, ट्रैक गोज अबाउ द स्फिंक्टर्स। ये जो तीन है इनकी इंटरनल ओपनिंग होती है नियर द डेंटेड लाइन। फिर आता है एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला, तो ये देखो तीनों की ओपनिंग है एट द डेंटेड लाइन, नियर द डेंटेड लाइन। और जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला है इसमें ट्रैक गोज अबाउ द स्फिंक्टर एंड द इंटरनल ओपनिंग इज अबाउ द एनोरेक्टल रिंग। एनल पेरियनल फिस्टुला के मैनेजमेंट देखेंगे, प्रिंसिपल ये होता है एलिमिनेट करना होता है ऑल द सेप्टिक फोकस, डिलिनेट करना पड़ती है एनाटॉमी ऑफ द एपिथेलियस ट्रैक्ट टू अवॉइड द रिकरेंस, रिजर्व करना पड़ता है कॉन्टिनेंस और प्रिवेंट करना पड़ता है रिकरेंस का। और एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस्ड ऑफ इंटरनल ओपनिंग, उसमें होता है हाई पेरियनल फिस्टुला एंड लो पेरियनल फिस्टुला। हाई पेरियनल फिस्टुला में इंटरनल ओपनिंग होती है अबाउ द एनोरेक्टल रिंग और लो में होती है इंटरनल ओपनिंग बिलो द एनोरेक्टल रिंग।
तो लो पेरियानल फिस्टुला में सर्जरी में देखेंगे फिस्टुलेक्टोमी होती है, इंटायर ट्रैक को निकाल देते हैं, लीस्ट रिकरेंस रेट होता है, या फिर कर सकते हैं फिस्टुलोटोमी। तो इसमें टोमी यानी ओपन कर देंगे ट्रैक को। तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग है, अपन को ट्रैक को ऐसा ओपन कर देंगे। तो प्रोब डालेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग से इनटू द इंटरनल ओपनिंग और फिर कट करेंगे ओवर इट एंड देन सूचर इट। तीसरा है लिफ्ट यानी लाइगेशन ऑफ द फिस्टुलस ट्रैक्ट। इट इज स्फिंक्टर सेविंग सर्जरी, लो इनकॉन्टिनेंस रेट होता है। फोर्थ इज वैप्ड वीडियो असिस्टेड फिस्टुला सर्जरी, इसमें ग्लू डालेंगे या फिर कोएगुलेट करेंगे फिस्टुलस ट्रैक्ट को। अब देखते हैं सर्जरी ऑफ द हाई पेरियानल फिस्टुला यानी ऊपर अबव द एनोरेक्टल रिंग जिसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। इसमें होता है हाई रेट्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस विद द फिस्टुलेक्टोमी एंड फिस्टुलोटोमी, इसलिए नहीं करते, इसलिए सेट ऑन ट्रीटमेंट किया जाता है। सेट ऑन ट्रीटमेंट में थ्रेड डालेंगे पास थ्रू द फिस्टुलर ट्रैक्ट और इंटरनल ओपनिंग से फिर बाहर आ जाएंगी थ्रू द एनल ओपनिंग, और फिर एवरी 7 to 10 डेज में अपन ये टाइट करते जाएंगे, तो जिसकी वजह से ग्रेजुअल कटिंग होगी और हीलिंग भी होती रहेंगी ऑफ द फिस्टुला, जिसकी वजह से लोअर रिकरेंस रेट होता है एज कम्पेयर टू इफ यू कट इन द वन गो। 2 टाइप्स ऑफ सेट ऑन होते हैं, कटिंग सेट ऑन एंड ड्रेनिंग सेट ऑन। कटिंग में होता है प्रोलिन सुचर या शार सूत्रा। ड्रेनिंग सेट ऑन यूज किया जाता है इन द क्रॉन्स डिसीज इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे पेरियानल फिस्टुला सर्जरी का, तो मोस्ट कॉमन होता है इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि स्फिंक्टर भी डैमेज हो सकते हैं या फिर हो सकता है रिकरेंस। रेक्टम एनल कैनल की नेक्स्ट कंडीशन है रेक्टल प्रोलैप्स। पार्शियल हो सकता है, फुल थिकनेस हो सकता है। पार्शियल यानी सिर्फ म्यूकोजा प्रोलैप्स आउट हुआ है, तो ये वाला है पार्शियल थिकनेस प्रोलैप्स। पार्शियल होता है मोस्ट कॉमनली इन द चिल्ड्रन ड्यू टू अंडर डेवलप्ड सैक्रल कर्व। मैनेजमेंट फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रोलैप्स है तो डिजिटल रिपोजिशन कर देंगे, रिकरेंट है तो टीयर्स वाजेंगे या फिर स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। फिर आता है फुल थिकनेस प्रोलैप्स, इसमें सारे लेयर्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग मसल प्रोलैप्स आउट। सीन इन adults and elderly patients, females more than males due to weak pelvic floor. It starts as a rectal intersusception. अगर prolapse is more than 5 cm in length, then the fold of peritoneum can be felt anteriorly. बच्चों में देखते हैं पार्शियल थिकनेस होता है, वही बच्चों में इंटरससेप्शन कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ द रेक्टम। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इंटरससेप्शन में फ्रॉम रेक्टल प्रोलैप्स इन द चिल्ड्रन? तो इसके लिए अपन परफॉर्म करेंगे पर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो गैप दिखेगा इन बिटवीन द रेक्टल वॉल एंड द मास। सो अगर गैप प्रेजेंट है दैट मीन्स एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, दैट इज इंटरससेप्शन। अगर गैप नहीं है between rectal wall and mass, that is rectal prolapse. So these are the image of rectal prolapse, full thickness rectal prolapse. Investigation choice है YAMA difficography to identify the early stages. सर्जरी करेंगे फॉर फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स। 2 अप्रोच है, पहला है पेरिनियल अप्रोच एंड सेकंड इज एब्डोमिनल अप्रोच। पेरिनियल अप्रोच इजी टू परफॉर्म है, लेस ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, हाई रिकरेंस रेट होता है, परफॉर्म इन फ्रेल एल्डरली पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जो टॉलरेट नहीं कर सकते मेजर सर्जरी को। तो पेरिनियल अप्रोच में प्रोसीजर करते हैं टीयर्स वायरिंग। तो इसमें अपन जो प्रोलैप्स बाहर आया है उसको रिपोजिट कर देंगे एंड देन क्लोज विद द पर्स स्ट्रिंग सुचर अबव द डेंटेड लाइन, जिसकी वजह से क्लोज हो जाएंगी ओपनिंग या फिर माउथ ऑफ द प्रोलैप्सिंग सेगमेंट। सेकंड प्रोसीजर है डेलरोम प्रोसीजर या फिर डेलोम रिपेयर। सो मल्टीपल बाइट्स लेते हैं क्रॉसिंग द डेंटेड लाइन एंड अराउंड इट, और जब अपन 2 एंड्स को टाई कर देंगे तो इसकी वजह से प्रोलैप्स सेगमेंट होता है जो पुल्ड अप हो जाएगा। अल्टीमेट रिपेयर इट इज पेरिनियल रेक्टोसिग्मोइडेक्टोमी। ये डेलोम रिपेयर का एक डायग्राम है, मल्टीपल बाइट्स लिए गए हैं एंड देन वी जब टाई कर देंगे तो ये प्रोलैप्स सेगमेंट ऊपर आ जाएगा। सेकंड अप्रोच है एब्डोमिनल अप्रोच, टेक्निकली डिफिकल्ट है, मोर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेकिन रिकरेंस रेट कम होता है। परफॉर्म किया जाता है इन द यंग फिट पेशेंट्स टू अवॉइड द रिकरेंस। प्रोसीजर इज रेक्टोपेक्सी। रेक्टोपेक्सी यानी फिक्स कर देंगे रेक्टम को विद द सैक्रम। तो उसके लिए पहले अपन रेक्टम को मोबिलाइज कर देंगे ऑफ द सैक्रम, फिर मेज रख देंगे बिटवीन द रेक्टम एंड द सैक्रम टू प्रिवेंट द प्रोलैप्स सो दैट द रेक्टम डज नॉट मूव डाउन, क्योंकि जब रेक्टम मूव होता है फ्रॉम द सैक्रम दैट लीड्स टू द प्रोलैप्स। सो ये रेक्टोपेक्सी के कुछ टाइप्स है, वेल्स रेक्टोपेक्सी, रिप्स्टिन रेक्टोपेक्सी, फ्रिकमेंट गोल्डबर्ग प्रोसीजर, इट इज रिसेक्शन रेक्टोपेक्सी। सो एब्डोमिनल अप्रोच के कुछ कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। अगर मेश को बहुत टाइटली प्लेस कर देंगे अराउंड द रेक्टम दैट कैन लीड टू द कॉन्स्टिपेशन, इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। हेमरेज हो सकता है, रिकरेंस हो सकता है, ऑल्सो इंजरी हो सकती है टू द सैक्रल नर्व्स व्हाइल मोबिलाइजिंग, सो इसकी वजह से इंपॉर्टेंस हो सकता है इन द मेल्स। तो ये मेश है जो अपन रखते हैं बिटवीन द रेक्टम एंड द सैक्रम। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज रेक्टल इवैक्यूएशन डिसऑर्डर। ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेक्टल प्रोलैप्स, इट स्टार्ट्स एज एन इंटरससेप्शन। इवेल्युएट करने के लिए अपन डिफिकोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट इज सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम। तो इट इज अल्सर इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टम, इट इज लोकेटेड अराउंड 3 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज, और ये जो अल्सर होता है इट एक्ट्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरससेप्शन। ये लीजन अल्सर है तो इसको अपन बायोप्सी करते हैं टू रूल आउट द कैंसर। हिस्टोपैथोलॉजी देखेंगे, फाइब्रोमस्कुलर ऑब्लिटरेशन दिखेगा ऑफ द लैमिना प्रोप्रिया। मैनेजमेंट में अपन करते हैं स्टार प्रोसीजर, स्टेपलर ट्रांस एनल रेक्टल रिसेक्शन ऑफ इंटरससेप्शन। नेक्स्ट कंडीशन है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। तो कोई भी न्यूबॉर्न हो तो उसमें ओरल कैविटी पहले सेक्शन करते हैं, फिर एनल ओपनिंग की पेटेंसी देखते हैं। अगर एनल ओपनिंग की नहीं मिली तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन सस्पेक्ट किया जाता है, और दूसरे अबनॉर्मलिटी सर्च करते हैं। उसमें एक ट्रिक है वेक्टरल अबनॉर्मलिटीज, वर्टिब्रल एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज, ये मोस्ट कॉमन होती है। ट्रेकियोएसोफेजियल एट्रेजिया फिस्टुला, रेनल अबनॉर्मलिटीज, लिम्ब अबनॉर्मलिटीज। तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एमआरआई टू डिलिनेट द एनाटॉमी ऑफ द मालफॉर्मेशन। पहले अपन इन्वर्टोग्राम करते थे, चाइल्ड को इन्वर्ट करके एक्सरे लेते थे,
डन एट 24 आवर बिकॉज इट इज टाइम टेकन फॉर गैस टू रीच द रेक्टम। तो चाइल्ड को अपसाइड डाउन रखा और एक्स ले लिया। यहाँ पे मेटेलिक पॉइंटर भी रखते हैं एट द प्रोपोज साइट ऑफ एनल ओपनिंग। तो ये गैस दिखा थ्रिल द रेक्टम, यहाँ पे एनल ओपनिंग होनी चाहिए। तो ये जो मेटेलिक पॉइंटर है और गैस के बीच में का डिस्टेंस मेजर करेंगे। लेस देन 2 सेंटीमीटर है दैट मीन्स लो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है। मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो दिस इज हाई रेक्टल एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। समटाइम फीमेल्स में देखेंगे तो कॉमन रेक्टल वजनल एंड यूरेथ्रल चैनल होता है दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट क्लोएका। अब देखते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एनोमली हाई हो सकती है, इन द मेल्स हो सकता है एनोरेक्टल अजेनेसिस, फीमेल में भी वही होता है। तो वैसे केसेस में मेल में रेक्टोवेसिकल फिस्टुला होगा, फीमेल रेक्टोवजाइनल होगा और दोनों में रेक्टल एट्रीजिया होता है। अगर एनोमली इंटरमीडिएट है तो रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला हो सकता है, एनल एजेनेसिस होता है विदाउट फिस्टुला। वही फीमेल्स में रेक्टो वेस्टिबुलर फिस्टुला होगा, रेक्टो वजाइनल फिस्टुला होगा। एनोमली लो लेवल की है तो मेल्स में एनोक्यूटेनियस यानी पेरिनियल फिस्टुला होगा, एनोस्टेनोसिस हो सकता है, पेरिनियल फिस्टुला। वही फीमेल्स में एनल एजेनेसिस विदाउट फिस्टुला, एनो वेस्टिबुलर यानी पेरिनियल फिस्टुला हो सकता है, एनोक्यूटेनियस फिस्टुला हो सकता है। एनोमली मिसलिनियस है तो ये माल फॉर्मेशन रेयर होते हैं इन द मेल्स। वही फीमेल्स में देखेंगे तो एनल स्टेनोसिस होगा, परसिस्टेंट क्लोकल एनोमली हो सकती है। तो मेल्स में देखेंगे मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन होता है रेक्टो बल्बर फिस्टुला। वही फीमेल्स में मोस्ट कॉमन एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन होता है रेक्टो वजाइनल फिस्टुला, वजाइना और रेक्टम में फिस्टुला बन जाएगा। सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है तो डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे। हाई एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है तो 2 स्टेज प्रोसीजर करेंगे। पहले स्टेज में तो डायवर्टिंग कोलोस्टोमी कर देंगे जिसकी वजह से फिस्टुला अगर है तो हील हो जाएंगे, और बाद में सेकंड स्टेज में डेफिनेटिव सर्जरी करेंगे। डेफिनेटिव सर्जरी क्या होती है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के लिए? होती है पोस्टीरियर सजेटल एनोरेक्टोप्लास्टी। इट वाज पायनियर्ड बाय डॉक्टर पेना, यानी इसमें रेक्टम को नीचे लाएंगे और फिर एनल ओपनिंग क्रिएट कर देंगे, पोस्टीरियर सजेटल एनोरेक्टोप्लास्टी।